हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपका दोस्त बलजीत, नर्सिंग ऑफिसर, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी। दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक एमसीक्यू सेशन डिस्कशन करने वाला हूं और ये एमसीक्यू सेशन है, ये आपका क्लिनिकल बेस्ड क्वेश्चन से आधारित है। आप लोगों ने देखा होगा नोरसेट 2022 को ध्यान में रखते हुए ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आपसे पूछे जाते हैं। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दूं, देखो आप लोगों ने देखा होगा कि आजकल इंटरव्यू बंद हो गए हैं, तो इंटरव्यू की जो चीज़ें हैं वो एग्जामिनर आपसे एग्जाम में ही पूछ लेता है। जैसे आप लोगों को वीडियो दिखाए जाते हैं, उसमें आपसे पूछा जाता है, इमेज दिखाई जाती है, उनमें आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोई नर्सिंग केयर है उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आई ड्रॉप कैसे डाला जाता है, ईयर ड्रॉप कैसे डाला जाता है, इंजेक्शन कैसे लगाया जाता है, सब लिंगुअल में मेडिसिन कहाँ रखी जाती है। यानी आपसे जो प्रैक्टिकल बातें थी वो अब एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप लोग बोलते हैं क्लिनिकल बेस्ड क्वेश्चन। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है जो आपसे एग्जाम से रिलेटेड है, तो ध्यान से इसको पढ़ें। दूसरा, इस लेक्चर की शुरुआत करने से पहले जैसे हम हमेशा एक मोटिवेशनल थॉट लेके आते हैं, आज का जो आपका मोटिवेशन थॉट है वो ये है कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है, शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा, पानी से नहाएगा वो केवल लिबास बदलेगा, जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास बदलेगा। ऐसा ही दोस्तों इतिहास बदलने की ज़रूरत आपको है। जो इतिहास आपका है, जो नोरसेट का जो पेपर आपका पहले आपसे क्लियर नहीं हुआ या आपके अच्छे मार्क्स नहीं आए, तो आप अब आपके पास एक अच्छा मौका है कि आप नोरसेट 2022 को क्रैक करें और नर्सिंग ऑफिसर बनने का जो आपका सपना है उसको पूरा करें, और जो आपका पुराना इतिहास है उसको भी आप चेंज करने का आपके पास टाइम है। इन्हीं सब चीज़ों के लिए ये एमसीक्यू सेशन इम्पोर्टेंट है और इसकी शुरुआत कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन को रीड आउट करें और फिर आंसर देने की कोशिश करें। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक क्लाइंट विद आईवी लाइन, एक मरीज है जिसको आईवी लाइन लगा है फॉर द लास्ट 72 आवर्स, पिछले 72 घंटे से कंप्लेनिंग, वो कंप्लेंट कर रहा है स्वेलिंग एंड पैलर एट द साइट ऑफ आईवी साइट, दीज साइन इंडिकेट। एक मरीज को क्या लगा है, क्वेश्चन देखो ये है, एक मरीज को आईवी लाइन लगी हुई है और आईवी लाइन के ऊपर उसको क्या देखने को मिल रहा है, स्वेलिंग एंड पेन। तो ये किसको इंडिकेट कर रही है, स्वेलिंग और पेन देखने को मिल रहा है, या पेलर कह सकते हो आप, पेलर भी ये देखने को मिल रहा है। तो ये किसको इंडिकेट करता है, आपसे कंप्लेंट ये कर रहा है मरीज, यानी आईवी साइट के कारण कौन सा कॉम्प्लिकेशन हो गया है, आपसे बेसिक ये पूछा गया। फ्लेबाइटिस, इसका मतलब होता है ब्लड वेसल्स के अंदर इन्फ्लामेशन। जब भी फ्लेबाइटिस होता है तो रेडनेस देखने को मिलती है, साथ में आपको पेन देखने को मिलता है, साथ में आपको टेंडरनेस और फीवर आता है। तो ऐसी कंडीशन को आप लोग बोलेंगे फ्लेबाइटिस। इन्फेक्शन, कोई भी इन्फेक्शन होता है तो उसके अंदर आपको फीवर देखने को मिलता है, लेकिन ये इन्फेक्शन कहीं का भी, जैसे रेस्पिरेटरी का इन्फेक्शन हो गया तो आईवी साइट के ऊपर थोड़ी आपको इस तरह के सिम्टम देखने को मिलेंगे। तो ये भी इंडिकेट नहीं करता है इसको, ये भी नहीं करता है। इनफिल्ट्रेशन, इसके अंदर ये आपका राइट आंसर है सी। इनफिल्ट्रेशन का मतलब ये होता है कि जो फ्लूइड है वो लीक आउट होके इंटरस्टिशियल टिश्यू स्पेस में चला गया और वहां जाके उसने स्वेलिंग कोज कर दी। जब फ्लूइड वहां पे लीक आउट होके इकट्ठा हुआ तो वहां पे कोल्डनेस, वो एरिया ठंडा हो गया, उसके अंदर पैलरनेस हो गई, पेन आने लग गया। ये दैट इज मोस्ट कॉमन साइन। आपसे पूछा जाता है मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ आईवी आईवी लाइन, तो आप लोग कहेंगे इनफिल्ट्रेशन। लास्ट ऑप्शन है आपका डिसलॉजमेंट। देखो डिसलॉजमेंट का मतलब ये होता है कि आईवी साइट डिस्प्लेस हो जाना, तो ये भी आपका आंसर नहीं है। राइट आंसर आपका सी होगा, राइट आंसर सी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, उससे पहले एक बार इमेज देख ले। मैंने अभी आपको बताया था कि इमेज बेस्ड वीडियो बेस्ड क्वेश्चन बहुत आते हैं, कंपैरिजन कर ले। ये फ्लेबाइटिस है, ये फ्लेबाइटिस है और ये आपका इनफिल्ट्रेशन है, इनफिल्ट्रेशन।
तो इसमें आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे रेडनेस दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पे स्वेलिंग दिखाई दे रहा है, ब्लूइश कलर दिखाई दे रहा है, कोल्डनेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, ए नर्स इज प्रिपेयरिंग इंजेक्शन ऑगमेंटिन। एक नर्स ऑगमेंटिन इंजेक्शन को प्रिपेयर कर रही है व्हाइल डाइल्यूटिंग, जब वो डाइल्यूट करती है दिस मेडिसिन टू एंश्योर कंप्लीट डाइलेशन। उसको कैसे पता लगेगा कि उसका डाइल्यूशन है वो अच्छे से हो गया या कंप्लीट हो गया? ऑप्शन है वार्म द डाइल्यूएंट्स, गरम डाइल्यूएंट्स डालें वार्म करके उसको, सेक द मेडिसिन वायल विग्रसली, मेडिसिन वायल को बहुत तेजी से विग्रसली उसको क्या करें, ऐसे ऐसे हिलाए। ये भी रॉन्ग आंसर है, ये भी रॉन्ग है। रोल द वायल बिटवीन पाम, ये आपका राइट आंसर है। दोनों पाम के बीच वायल को इस तरह से रोल करेंगे, दैट इज द बेस्ट मेथड टू डाइल्यूशन। तीसरा है आफ्टर एडिंग डाइल्यूएंट्स कीप द वायल एज इट इज, डाइल्यूशन डाल दे और वायल को रख दे, अपने आप मेल्ट हो जाएगा, ये भी गलत है। तो राइट आंसर आपका क्या हो गया, सी आंसर राइट हुआ। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे ये रहा, नर्स प्रिपेयरिंग मिक्सिंग ऑफ द इंजेक्शन इंसुलिन, इंसुलिन के इंजेक्शन आपस में मिक्स कर रही है नर्स। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? जब भी दो इंसुलिन को मिक्स किया जाता है तो कैसे मिक्स किया जाता है? एक बार अगली स्लाइड देख लें। यहाँ पे आपने देखा होगा ये रेगुलर इंसुलिन है और ये एनपीएच इंसुलिन है। ये क्लियर होता है, इसकी वायल होती है वो क्लियर होती है, ये थोड़ा सा क्लाउडी होता है, धुंधला होता है। तो जो क्लियर होता है उसको ड्रा करेंगे फर्स्ट, इसको पहले ड्रॉ करेंगे, देन आप लोग क्या करें, एनपीएच को लें सिरिंज में, उसके बाद इनको मिक्स करके लगा दें। ये राइट आंसर है, तरीका है। अब आप देखें, ऑप्शन पढ़ लें। यहाँ पे बोल रहा है कि 2 टाइप्स ऑफ इंसुलिन शुड नॉट बी मिक्स, 2 प्रकार के इंसुलिन कभी भी मिक्स नहीं किए जाते हैं। तो ये आपका फॉल्स स्टेटमेंट है, गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि 2 टाइप के इंसुलिन को मिक्स किया जा सकता है, ड्रॉप रेगुलर इंसुलिन देन एनपीएच, तो ये आपका ट्रू है। ड्रा लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन देन शॉर्ट एक्टिंग, ये भी आपका फॉल्स है। यूज सेपरेट सिरिंज, अलग अलग सिरिंज लो इंसुलिन लोड करने के लिए, ये भी आपका फॉल्स है। तो राइट आंसर आपका क्या है, बी आंसर आपका राइट हो गया। आंसर बी को आप लोग लॉक कर दे, करेक्ट आपसे पूछा गया। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 4 स्क्रीन पे ये रहा, नर्स इज प्रिपेयरिंग एब्डोमिनल असेसमेंट। नर्स क्या कर रही है भाई, एब्डोमिनल असेसमेंट कर रही है विद कंप्लेंट ऑफ एब्डोमिनल पेन। जो मरीज किसकी कंप्लेंट कर रहा है, एब्डोमिनल पेन की। विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट। अब एक चीज आप लोग समझ लें, जब भी एब्डोमेन असेसमेंट किया जाता है तो असेसमेंट की जो टेक्निक है उनकी सीक्वेंस कैसे यूज की जाती है, ये एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन बता रहा हूँ, आप लोग देखें। सबसे पहले इंस्पेक्शन किया जाता है, फिर अस्कल्टेशन किया जाता है, उसके बाद परकसन किया जाता है, परकसन पूरा लिख देता हूँ, और उसके बाद क्या किया जाता है, पाल्पेशन किया जाता है। अब आपसे 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एब्डोमिनल असेसमेंट की पहली स्टेप कौन सी है, तो आप कहेंगे इंस्पेक्शन। लास्ट में कौन सा करते हैं असेसमेंट, पाल्पेशन, क्योंकि शुरुआत में पाल्पेशन कर देंगे तो जिस एरिया पे पेन होगा अदर एरिया की मसल्स को भी वो क्या कर लेगा, कॉन्स्ट्रिक्ट कर लेगा पेशेंट, इसलिए पाल्पेशन सबसे लास्ट में करते हैं। दूसरा, जिस क्वाड्रेंट में पेन है उस पेन वाले क्वाड्रेंट को सबसे लास्ट में टच करना है, ये चीज भी ध्यान रखें। तो यहाँ पे देखो, असेस द क्वाड्रेंट ऑफ एब्डोमेन विद पेन फर्स्ट, ये गलत बात है। असेस द क्वाड्रेंट ऑफ एब्डोमेन विद पेन एट लास्ट, ये सही है। जिस एरिया में पेन हो रहा है उसको लास्ट में असेस करेंगे। परफॉर्म एब्डोमिनल क्वाड्रेंट असेसमेंट लेफ्ट राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट, तो ऐसा कुछ नहीं करते हैं, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। उसके बाद है एनी एरिया ऑफ द एब्डोमेन कैन बी असेस बाय कन्वीनियंस, कोई भी एरिया नर्स की चॉइस हो उसको पहले असेस कर ले, नहीं ऐसा भी नहीं करते हैं। तो मैंने सीक्वेंस सब आपको बता दिया।
राइट आंसर है बी। थोड़ा सा तबीयत डाउन है भाई, फिर भी आप लोगों की एग्जाम को ध्यान में रखते हुए आपसे रोजाना एक एमसीक्यू सेशन में डिस्कस कर रहा हूँ, तो आप लोगों का भी इतना फर्ज बनता है कि इसको शेयर और सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। अब आपसे रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा गया है रिगार्डिंग ट्रांसफरिंग ए पेशेंट फ्रॉम बेड टू चेयर। एक मरीज को बेड से चेयर पे लिटाना है, रॉन्ग स्टेटमेंट क्या है ये आपसे पूछा गया है। तो बताएं, प्लेस द पेशेंट फ्लैट ऑन बेड, बेड पे सीधा लिटा देंगे, ये गलत है। हेल्प द पेशेंट टू सिट ऑन द एज ऑफ द बेड विद लेग्स, ये ट्रू स्टेटमेंट है। मरीज को चेयर पे बिठाने से पहले उसको बेड के जो कॉर्नर है, एज है, उसके ऊपर बैठा ले। नर्स नीड स्टैंड फेस ऑफ द क्लाइंट, नर्स हमेशा पेशेंट के सामने रहे, स्टैंड करे, सही है। प्लेस द चेयर फेसिंग हेड ऑफ द बेड, चेयर का फेस भी बेड के सामने रहे, ये भी सही बात है। तो आपसे क्या पूछा है, फॉल्स स्टेटमेंट पूछा है, तो आंसर आपका क्या होगा, यानी रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा है, तो आपका आंसर ए राइट हो जाएगा। आंसर लॉक कर दे आप लोग, ए। इसके अलावा अगला क्वेश्चन आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्क्रब नर्स इन द ऑपरेशन थिएटर। दो नर्स होती है, एक सर्कुलेटिंग नर्स होती है और एक स्क्रब नर्स होती है। स्क्रब नर्स जो असिस्ट करवाती है सर्जन को, सर्कुलेटिंग जो घूमती रहती है, कोई भी काम होगा, कोई चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो सर्कुलेटिंग नर्स आपको मैनेज करके देती है। आपने देखा होगा हॉस्पिटल में वेरीफाई द इन्फॉर्म कंसेंट सर्कुलेटिंग नर्स का काम है। असिस्ट द ओरिजिनल गाउनिंग एंड ग्लोविंग, गाउन और ग्लव्स पहनने में मदद करना, ये भी सर्कुलेटिंग नर्स का काम है, ये भी सर्कुलेटिंग नर्स का काम है। रिसीविंग पेशेंट, ये भी सर्कुलेटिंग नर्स का काम है। तो बच गया कौन, डी। मेंटेन द काउंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, कितनी निडल यूज की, कितने सूचर यूज किए, कितने गोज पीस थे, उनको वापस बाहर निकालते टाइम काउंट करना, ये सब काम, ताकि कोई अंदर कोई सामान नहीं छूट जाए। ये किसका काम होता है, स्क्रब नर्स का काम होता है, सबसे इम्पोर्टेंट काम है। बहुत बार आप लोगों ने देखा होगा न्यूज़ में आप लोग पढ़ते हैं कि ऑपरेशन थिएटर चल रहा, ऑपरेशन थिएटर के अंदर ऑपरेशन चल रहा था और मरीज का ऑपरेशन कंप्लीट हो गया, बाद में जब जांच की तो पता लगा कि गोज पीस अंदर छोड़ दिया। तो किसने मिस्टेक की, स्क्रब नर्स और सर्जन की मिस्टेक से। तो इस तरह वो काउंट करती है, देती है तब भी काउंट करके देगी और जब वापस उनको लेगी तो भी वो काउंट करेगी, ताकि कोई अंदर कोई सामान छोड़े नहीं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर, कि नर्स इज एडवाइज टू प्रोवाइड कंटिन्यूअस एंट्रल फीड। एक पेशेंट को कंटिन्यूअस एंट्रल फीड चल रहा है। विच अमंग द फॉलोइंग एक्शन ऑफ नर्स इंडिकेट लैक ऑफ नॉलेज। जब किसी ऐसे पेशेंट को फीड दे रही है तो उनमें से ऐसा कौन सा काम है जिसको देख के आपको ये लगेगा कि इस नर्स को लैक ऑफ नॉलेज है, इसको नॉलेज की कमी है, इसको अच्छे से प्रैक्टिस नहीं है। ऑप्शन पढ़े, प्रोवाइडिंग फाउलर पोजीशन टू द क्लाइंट, जब भी फीड देते हैं तो फाउलर पोजीशन में पेशेंट को मेंटेन किया जाता है, फिर फीड देते हैं। ये बात ट्रू स्टेटमेंट है। आपको तो लैक ऑफ देखना है तो रॉन्ग स्टेटमेंट देखना होगा। एडमिनिस्टर फीड एट रूम टेम्परेचर, ये भी सही है, डायरिया वगैरह ना हो इसलिए हम वार्म फीड देते हैं पेशेंट को। मेंटेन प्रेस्क्राइब फ्लोरेट, जो फ्लोरेट डॉक्टर ने बोला है वो प्रेस्क्राइब करें, ये भी ट्रू है। हैंग द एंट्रल फीड फॉर 1 डे, ये आपका रॉन्ग आंसर है, फॉल्स है, फॉल्स स्टेटमेंट है। कभी भी फीड को एक दिन के लिए लटका के नहीं छोड़ते हैं और फिर अगले दिन नहीं देते हैं। ऐसा करोगे तो उसमें बैक्टीरिया की ग्रोथ हो जाएगी, वो कंटामिनेट फीड आपकी बॉडी में जाएगा पेशेंट की में और वहाँ पे इन्फेक्शन कर देगा। इसलिए ऐसे फीड को डिस्कार्ड किया जाता है, पेशेंट को नहीं दिया जाता है। ये रॉन्ग स्टेटमेंट है और ये आपकी लैक ऑफ नॉलेज को इंडिकेट करता है। नेक्स्ट आगे
अगले क्वेश्चन पे, नर्स एजुकेटिंग ए क्लाइंट रिगार्डिंग सबलिंगुअल मेडिकेशन। सबलिंगुअल मेडिकेशन से रिलेटेड बात एजुकेट कर रही है, नर्स समझा रही है पेशेंट को। विच स्टेटमेंट बाय द क्लाइंट नीड फर्दर टीचिंग। इनमें से कौन सा जो क्लाइंट का जो स्टेटमेंट है उसको देख के आपको लगेगा कि इस मरीज को दोबारा से समझाना होगा सबलिंगुअल रूट के बारे में। तो देखें, दीज आर दी मेडिकेशंस एडमिनिस्टर ऑन दी फ्लोर ऑफ माउथ। सबलिंगुअल रूट में मेडिकेशन फ्लोर ऑफ माउथ, माउथ की फ्लोर पे रखी जाती है, बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। उसके बाद है दीज मेडिकेशन आर एब्जॉर्ब डायरेक्टली इनटू दी ब्लड स्ट्रीम बाय दी ओरल म्यूकोसा। ये भी सही है कि यहाँ से मेडिसिन डायरेक्ट ब्लड एब्जॉर्ब किया जाता है ओरल म्यूकोसा के द्वारा और ब्लड स्ट्रीम में डाल दिया जाता है। उसके बाद तीसरा स्टेटमेंट देखिए, दीज मेडिकेशन बाईपास टू जीआई एंड हिपेटिक। तो ये भी सही है क्योंकि आपके जीआई सिस्टम में रखी जाती है मेडिसिन, यानी ओरल जो आपकी केविटी है जीआई का पार्ट है, तो यहाँ से जो ब्लड सप्लाई है वो डायरेक्ट ब्लड सप्लाई में डालेगी यहाँ से मेडिकेशन को एब्जॉर्ब करके, और वो आपके जीआई सिस्टम की ब्लड सप्लाई में जाएगा और वहाँ से फिर लीवर को भी जाएगा फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म के लिए। तो ये बात सही है। उसके बाद है मेडिकेशन एडमिनिस्टर ऑन टॉप ऑफ द टंग। कभी भी मेडिकेशन टॉप ऑफ टंग पे नहीं रखी जाती, टंग के ऊपर नहीं रखी जाती है। अगर मरीज ऐसे लेके टंग के ऊपर रखता है तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, गलत तरीके से दवा खा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, नर्स इज केयरिंग फॉर क्लाइंट पोस्ट ऑपरेटिव। पोस्ट ऑपरेटिव क्लाइंट को केयर कर रही है जिसको जैक्सन प्रेट ड्रेनेज लगा हुआ है। विच ऑफ फॉलोइंग एक्शन परफॉर्म्ड बाय नर्स करेक्ट। इनमें से कौन सा एक्शन करेक्ट होगा रिगार्डिंग केयर ऑफ ड्रेन, ड्रेन से रिलेटेड केयर के लिए। जब भी ड्रेन का ए पढ़े, क्लीन द ड्रेन साइड फ्रॉम इनर टू आउटर, ट्रू स्टेटमेंट है, इनर से आउटर। इनर आपका लेस कंटामिनेट एरिया है और दूसरा आपका क्या है, आउटर साइड आपकी मोर कंटामिनेट है। तो साफ कहाँ से, क्लीन कहाँ से किया जाएगा, लेस कंटामिनेट टू मोर कंटामिनेट, यानी इनर टू आउटर। तो इस ट्रू स्टेटमेंट है। क्लीन द ड्रेन साइड फ्रॉम आउटर टू इनर, ये फॉल्स है आपका। तो रिमूव द ड्रेन एंड देन क्लीन, ये भी फॉल्स है। वियर पीपी, पीपी पहनने की जरूरत नहीं है पूरे, ओनली स्ट्राइल ग्लव्स पहनो। स्ट्राइल ग्लव्स को वियर करो और फिर आप लोग क्या कर सकते हैं, केयर कर सकते हैं। तो ये भी आपका फॉल्स है, ऐसा नहीं है आपको सारे पीपी पहनने की जरूरत है। तो राइट आंसर आपका हो गया ए। आंसर राइट ए है आपका, लॉक कर दे। रॉन्ग स्टेटमेंट आपसे पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्क्रीन पे। उससे पहले आप लोग देख ले, इमेज बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। दिखाया गया डायग्राम किससे रिलेटेड है, तो यही आपका जैक्सन प्रेट है। इसको दूसरे नाम से हीमोवैक भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है बच्चों इसको, हीमोवैक। आजकल जब भी कोई वुंड होता है सर्जरी के बाद, तो वुंड से ड्रेनेज निकालने के लिए मोस्ट कॉमनली जैक्सन प्रेट ड्रेनेज सिस्टम लगाया जाता है। दिखने के लिए इमेज आपको दिखा दी है, इस तरह से ये आपसे पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग नर्सिंग डायग्नोसिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट व्हाइल केयरिंग फीमेल क्लाइंट विद डीवीटी। एक मरीज है जिसको डीवीटी है, उससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट नर्सिंग डायग्नोसिस कौन सा होगा। तो नर्सिंग डायग्नोसिस के लिए पहले आपको डीवीटी का पता होना चाहिए। एक बार स्लाइड देख लें आप लोग, डीवीटी क्या होता है। आपसे इमेज भी पूछा जा सकता है, ये डीवीटी है, यानी इस तरह की आपको जो वेन्स है वो इस तरह से दिखाई देने लग जाएंगी, हार्डनेस हो जाएगा वहाँ पे और क्लोट टाइप के स्ट्रक्चर जमा हो जाएगी। ये नॉर्मल ब्लड वेसल्स है, ये नॉर्मल है आपकी, और नॉर्मल के अंदर कोई देखो अवरोध नहीं है, यहाँ पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है। ये जो ब्लड फ्लो है वो अच्छे से हो रहा है। इसको देखें, इसमें ब्लड क्लोट्स है, ये रेड रेड जितने भी दिख रहे हैं ये सारे आपके क्या है, ब्लड क्लोट्स है। तो ब्लड क्लोट्स होगा तो ये रास्ता अवरुद्ध हो जाएगा। तो डीवीटी के अंदर, डीवीटी में अब यहाँ पे देखो ये डीवीटी आपको शो हो रहा है। तो जब आपका ये ब्लड फ्लो नहीं होगा तो वेनस ड्रेनेज कम हो जाएगा।
जो वेनस ड्रेनेज है, जो हार्ट के अंदर वापस जाता है, वेनस फ्लो, वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। डिक्रीज होगा तो हार्ट में भी ब्लड कम जाएगा तो डिक्रीज टिश्यू परफ्यूजन होगा, ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी, टिश्यू परफ्यूजन। और टिश्यू परफ्यूजन कम होगा तो ऑक्सीजन की कमी देखने को मिलेगी सेल और टिश्यू को। उसके बाद स्वेलिंग रहती है, हार्डनेस रहती है, टेंडरनेस होती है, इस टाइप के सिम्टम देखने को मिलते हैं। एक बार देख लें, इससे रिलेटेड आपसे क्या पूछा गया है, इंपॉर्टेंट नर्सिंग डायग्नोसिस। तो देखो, रिस्क ऑफ इंजरी रिलेटेड टू इंक्रीज वेनस फ्लो, तो यहाँ पे इंक्रीज वेनस फ्लो नहीं होता है, डिक्रीज होता है वेनस फ्लो, तो ये तो गलत स्टेटमेंट है। अल्टर्ड टिश्यू परफ्यूजन रिलेटेड टू वेनस कंजेशन, टिश्यू परफ्यूजन धीरे हो जाता है, ये आपका सही आंसर है। फ्लूइड वॉल्यूम ओवरलोड रिलेटेड टू एडिमा, एडिमा की वजह से फ्लूइड वॉल्यूम ओवरलोड नहीं होता है, तो ये भी आपका रॉन्ग स्टेटमेंट है ये। रिस्क ऑफ इन्फेक्शन रिलेटेड टू अल्टर्ड स्किन इंटीग्रिटी, तो यहाँ पे जैसे स्किन है उसमें कोई ब्रेकडाउन नहीं होता है और ब्रेकडाउन होने से कोई इन्फेक्शन नहीं होता है, यहाँ पे स्किन इंटीग्रिटी मेंटेन रहती है, तो ये भी आपका रॉन्ग आंसर है। राइट आंसर आपका है बी, बी आपका नर्सिंग डायग्नोसिस बिल्कुल सही है। इस तरह से आप लोगों ने 10 क्वेश्चन देखे और मैंने हर क्वेश्चन में 4 ऑप्शन बताए, लगभग 40 से 50 क्वेश्चन मैं आप लोगों से डिस्कस किए हैं। हर MCQ सेशन में हम ऐसे ही डिस्कस करेंगे। आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। इसके बाद मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में दोबारा से। तब तक के लिए आप लोग चैनल को शेयर कर लें, सब्सक्राइब कर लें, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन भी मिले और आप लोगों के लिए बेहतर से बेहतर MCQ सेशन लेके आए। इसके साथ ही आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप लोगों का एक बार फिर से धन्यवाद।